हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है जिसमें आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम की इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में इसकी क्वेश्चंस रिपीट हुई है और काफ़ी बार ये बच्चों को प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इसीलिए आज ये जो नए वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसमें हम इस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो हेडिंग है, यानी क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कमर्शियल बैंक की एक फंक्शन है। यानी कमर्शियल बैंक जो होता है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉलो करता है। दैट इज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉलो करता है, जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन, जिसमें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि एक कमर्शियल बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट का कई गुना ज़्यादा डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है। इस टॉपिक पे हम डेफिनेटली बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना है कि ये मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लें कि एक प्रोसेस है जहाँ पर कि कमर्शियल बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट का कई गुना ज़्यादा डिपॉजिट यानी क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाट इज रिटन, थ्रू दिस प्रोसेस कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या, जब भी कोई बैंक में फर्स्ट टाइम डिपॉजिट आता है, डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिटर या आम आदमी बैंक में कुछ भी पैसा जमा करता है उसे बोलते हैं डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट का मतलब फर्स्ट डिपॉजिट, पहला डिपॉजिट जो बैंक में आता है, उस डिपॉजिट का कई गुना ज़्यादा डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है एक कमर्शियल बैंक। ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, जो को मैं हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इनिशियल डिपॉजिट। और ये जो क्रेडिट क्रिएट होगा ये इनिशियल डिपॉजिट का काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन जो होगा इनिशियल डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस प्रोसेस को एक्चुअली कंसेप्ट को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हमारे सामने में दो एजम्पशंस हों। एक बात जो कि हमेशा समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई टॉपिक खासकर हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं तो इकोनॉमिक्स में कई चीज़ों का डिस्कशन सर्टन एजम्पशन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर भी वो एजम्पशंस हैं कि अगर आपको ये मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन के कंसेप्ट को समझना है तो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज फॉलोइंग टू एजम्पशंस। वो दो एजम्पशंस क्या है वो आपके सामने में लिखे हुए हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। मैं इसको बता भी दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाए। पहला एजम्पशन ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन ए कंट्री इज वन यूनिट। मतलब आप ये एज्यूम कर लीजिए कि एक कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं सब एक है। मतलब ये इतने सारे बैंक्स के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए सभी बैंकिंग यूनिट को एक ही यूनिट में मान रहा हूँ और उससे मैं नाम दे दिया बैंक्स। मतलब मैं बैंक बोलूँगा मतलब वो कमर्शियल बैंक है, वो कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, कानाडा हो सकता है, इलाहाबाद बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो वो
एक यूनिट मान लिया, मतलब सभी बैंकों को एक बैंक मान लिया, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है, दूसरा एजम्पशन ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, अब ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, कोई भी पेमेंट का रिसिप्ट या कोई भी पेमेंट का जो भी हम दूसरे को देंगे, यानी रिसिप्ट और पेमेंट जो भी होगा ये सारे बैंक के थ्रू ही रूटेड होंगे, बैंक के थ्रू रूटेड होंगे। इसका मतलब क्या कि जो कोई भी पेमेंट देगा वो डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, जो कोई भी पेमेंट देगा वो चेक के थ्रू या जो भी पेमेंट आप दे रहे हो वो अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा, यानी पेमेंट निकलेगा भी अकाउंट से और पेमेंट डिपॉजिट भी होगा अकाउंट में ही। तो यानी यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगे, मैंने बैंक से ही पैसा, बैंक में ही जो भी पैसा डिपॉजिट होगा वही पैसे को आप निकालोगे भी, तो जिसको भी दोगे वो कैश में नहीं बल्कि चेक के फॉर्म में या डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये दो एजम्पशंस आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों एजम्पशन के साथ इस डिपॉजिट क्रिएशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, इस टॉपिक में एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये समझना कि यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स जो होता है वो लोन कैसे देता है। सबसे पहली बात, अगर आपने कमर्शियल बैंक का मीनिंग नहीं समझा है तो मैं पहले आपको एक हल्के तौर पर कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है वो समझा दूँ। सबसे पहली बात, कमर्शियल बैंक या आप सिंपल तौर पर बोलें किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहला कंडीशन होता है कि दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, यानी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोग पैसा जमा कर सकते रहना चाहिए एज ए डिपॉजिट। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड एडवांसेस लोन और मेक्स इन्वेस्टमेंट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को लोन दे सकता है या इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि वो इन्वेस्टमेंट या लोन देता कैसे है। जो डिपॉजिटर का पैसा उसके पास में आता है उसी पैसे को वो लोन के फॉर्म में देता है। यानी जो बैंक भी है यहाँ पर वो एक प्रकार का बिजनेस की तरह काम कर रहा है, यानी कमर्शियल लगा हुआ नाम यहाँ पर आपको ये बताता है कि ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से चलने वाला एक बिजनेस है। यानी कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिजनेस where the motive is to earn profit. How they are earning profit? They are earning profit by lending the money to the borrowers of the depositors' money, and they are getting interest out of that loan. And once they are getting that interest, they are giving away the part of that interest to the depositor, and the rest of the money is their profit. यानी इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि बैंक जो पैसे को लोन के फॉर्म में देता है वहाँ से वो कुछ इंटरेस्ट कमाता है, और इंटरेस्ट कमाने के बाद उस इंटरेस्ट में से कुछ हिस्सा वो डिपॉजिटर को दे देता है और बाकी जो बच गया वो उसका प्रॉफिट है। अब यहाँ पर वापस इस कंसेप्ट में वापस आते हैं जहाँ पर हम लोग डिपॉजिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये बात भी समझना ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता है वो बैंक वो सारे डिपॉजिट को लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज इसकी रेस्ट्रिक्शन है, और रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है द एपेक्स बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंकों का जो बैंक है वो एक गाइडलाइंस जारी कर रखा है कि यू कांट give away the whole money of the deposit in the form of loan। यानी आपको आपके डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आपके पास में रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग अमाउंट को आप लोन के फॉर्म में दे सकते हो। अच्छा, कितना पैसा आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है, और ये आपको आरबीआई टाइम टू टाइम आप इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देते रहता है। यानी ये वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये वेरी करता है। तो ये बात अब समझने वाली बात है कि जितना परसेंट आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है
उसको बोला जाता है LRR, जो कि अभी आपके सामने मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। ये जो आपके सामने में LRR का कंसेप्ट है, जिसका फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो। ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? ये है उस पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट जिसको आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है, यानी इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स to keep a certain minimum fraction of their deposit as reserves and that fraction amount is known as legal reserve ratio। यानी डिपॉजिट का कितना हिस्सा आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है, ये पोर्शन को यानी उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो यानी LRR। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर पेज में जो आपको मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया। पहला ये समझ में आ गया होगा कि मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का प्रोसेस है या फंक्शन है जो कि कमर्शियल बैंक करता है अपने इनिशियल डिपॉजिट के कई गुना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। और इसको समझने के लिए हमारे सामने में दो इम्पॉर्टेंट एजम्पशन हैं। एक है आपका ये मान लेना कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हमारी कंट्री में हैं उन सबको 1 यूनिट मान लें, यानी और उनको एक नाम दे दें बैंक। और दूसरा ये भी मान लें कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे रिसिप्ट और पेमेंट के, ये सभी बैंक के थ्रू ही रूटेड होंगे, यानी कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, सारे ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक ही होंगे। एक नई चीज़ और क्या सीखने को मिली यहाँ पर कि बैंक के पास में जितना भी पैसा डिपॉजिट का आता है वो सारा पैसा को वो लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, उसमें से कुछ पोर्शन को उसे अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है और उस रिजर्व के अमाउंट को बोला जाता है LRR, जिसका फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो। और ये लीगल रिजर्व रेशियो की रेट क्या होगी यानी परसेंटेज क्या होगी, ये टाइम टू टाइम वेरी करता है और ये डिसाइड करता है कौन? RBI। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं इस प्रोसेस को समझने के लिए एक मैंने आपके सामने में एक टेबल लिया है। अच्छा, इस टेबल को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मैं बैंक चला रहा हूं और इस बैंक में मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट यानी ये 1000 रुपीज़ जो आपके सामने में नज़र आ रहा है, ये इनिशियल डिपॉजिट आया और RBI के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि LRR की रेट 20% है। LRR की रेट जो है वो कितनी है? 20% है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो जितना भी डिपॉजिट आया उसका 20% बैंक को रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा, यानी उस 1000 का 20% जो आपके सामने में नजर आ रहा है 200, इतना पैसा तो वो लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, यानी इतना पैसा वो रिजर्व के फॉर्म में रखना कंपलसरी है। इसका एक और मतलब भी क्या बनता है, मतलब इस पैसे को छोड़ देने के बाद जो बचा वो लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है, दैट इज 800। यानी 1000 में से 200 रुपया को उसने रिजर्व के फॉर्म में रखा, बाकी पैसे को उसने मान लीजिए लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है, दैट इज दिस 800 रुपीज इज अवेलेबल फॉर गिविंग द लोन। ऐसा नहीं कि दे दिया है, दे सकता है, 800 रुपीज जो है वो लोन के फॉर्म में दे सकता है। अब इसको एक एज्यूम की तरह समझ लेते हैं, इसको एजम्पशन की तरह समझते हैं कि मान लीजिए ये 800 रुपया लोन मिला। अच्छा, जिसको भी मिलेगा इस बारे में हम पहले से भी जानते हैं या नॉलेज है कि बैंक कभी भी लोन जो है वो कैश के फॉर्म में इन हैंड बोरोवर को नहीं देता है, वो अमाउंट ऑफ लोन को वो उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यानी ये जो 800 रुपया का जो लोन है ये जिसको भी मिलेगा वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यानी उसके नाम के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब जैसे ही वो जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, अब और हम मान चुके हैं कि वो जिसके भी अकाउंट में ही आएगा वो अकाउंट एक प्रकार का फिर से हमारे लिए सेकेंड राउंड यानी राउंड 1 में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक प्रकार का फिर से एक डिपॉजिट हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का फिर से हमारे लिए क्या हो गया, डिपॉजिट। यानी ये जो 800 रुपया का लोन है ये जिसके भी पास में आएगा वो उसके अकाउंट में आएगा, यानी अकाउंट में जैसे आया वो बैंक के लिए एक प्रकार का फिर से क्या है, एक डिपॉजिट है 800 रुपया।
यानी अब नियम के हिसाब से फिर से उसको उस डिपॉजिट का उसे 20% क्या रखना पड़ेगा, रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। यानी 800 का 20% यानी 160, और उसका मतलब ये कि रिमेनिंग अमाउंट को वो फिर से लोन के फॉर्म में दे सकता है। यानी अब आ गया वो फिर क्या 640, दैट इज 800 माइनस 160। अब अगर फिर से समझे, वो 640 रुपीज़ जिसको भी लोन के फॉर्म में मिलेगा वो किसी ना किसी को उसके अकाउंट में डिपॉजिट के फॉर्म में आएगा। एंड अगेन द बैंक नीड टू कीप द 20% ऑफ दैट 640 एज ए रिजर्व, दैट इज 128, एंड द रिमेनिंग अमाउंट 512, दैट इज 640 माइनस 128 लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है। एंड सो ऑन, वो 512 फिर से डिपॉजिट के फॉर्म में आएगा और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा टिल द टोटल ऑफ रिजर्व अमाउंट। टोटल ऑफ रिजर्व अमाउंट का मतलब यहां पर क्या है, टोटल ऑफ रिजर्व अमाउंट जो है, ये टोटल ऑफ रिजर्व अमाउंट जो मैं भी हाईलाइट करने वाला हूं, ये देखिए यहां पर टोटल ऑफ रिजर्व अमाउंट, ये जब तक इनिशियल डिपॉजिट के साथ इक्वल नहीं हो जाता। इनिशियल डिपॉजिट कितना था हमारा भाई 1000, अगर जब तक ये इनिशियल डिपॉजिट के साथ ये टोटल ऑफ आरआरआर इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और जब ये इक्वल हो जाएगा ये प्रोसेस उसी टाइम में खत्म हो गया। अब प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या पता चला, अगर 1000 रुपीज वो रिजर्व के फॉर्म में लाया है, यानी ये डिपॉजिट का 20% होगा। डिपॉजिट का 20% है, मतलब टोटल डिपॉजिट उसके पास में कितना आ चुका होगा 5000, तभी तो उसका 20% 1000 होगा, और उस हिसाब से 4000 रुपीज उसका लोन है, दैट इज 5000 माइनस 1000। चलिए, चर्चा का विषय अभी यहां पर है कि इनिशियल डिपॉजिट था कितना 1000, लेकिन इस प्रोसेस के एंड में हम कहां पहुंच चुके हैं इनिशियल डिपॉजिट का 5000 में। यानी अगर हम समझें तो इनिशियल डिपॉजिट का 5 गुना यानी 5 टाइम्स मैंने डिपॉजिट क्रिएट किया है। कैसे डिपॉजिट क्रिएट किया है इसी प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, जिसको समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, जिसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। यानी कितना गुना डिपॉजिट क्रिएट हुआ ये समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए अभी मैं आपको नीचे में एक हाईलाइट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका वो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय LRR। यानी जितना भी आपका LRR की रेट है उसको 1 के साथ जब डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर निकलेगा वो है उसका टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट दैट विल बी क्रिएटेड एज ए क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया था 20% हमने LRR लिया था, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 20% दैट इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 20 एंड नाउ इट इक्वल्स टू 5 टाइम्स। तो दैट इज, अब अगर हम देखेंगे तो इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 था, इसका मतलब 5 गुना दैट इज 5000 इज योर टोटल डिपॉजिट दैट इज बीन क्रिएटेड। अगर मान लीजिए ये रेट LRR की 10% होती, तो 10% अगर होती तो इसका कितना गुना क्रिएट होता 1 डिवाइडेड बाय 10% दैट मीन्स 10 टाइम्स। यानी इनिशियल डिपॉजिट का 10 गुना हम लोग डिपॉजिट क्रिएट कर सकते थे। तो ये था डिपॉजिट क्रिएशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें 12th के बोर्ड के एग्जाम CBSE बोर्ड एग्जाम के तौर पर देखें तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को ये 2 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली बात, आपको उसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी, उसकी एजम्पशंस लिखना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ LRR के बारे में आपको बताना पड़ेगा, एंड देन ये जो टेबल आपके सामने में बनाया गया है, एक एज्यूम इमेजिनरी नंबर से लिया गया टेबल, इस टेबल को आपको बनाना पड़ेगा, और इसके बनाते ही आपको नीचे में ये जो प्रोसेस की जो लिखा गया है कंसेप्ट की, प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द रिजर्व अमाउंट इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट एंड हाउ इट इज द मनी मल्टीप्लायर इज कैलकुलेटेड। विद दिस द टॉपिक कम्स टू एन एंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली इसको
लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल में और बने रहें आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।